हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सब बढ़िया होगा। ठीक है, हम लोग आ गए हैं क्लास 8 में। क्लास 7 में अच्छा है, हम लोग अच्छे से पढ़े थे, अच्छे से टॉप किए थे। हर एक पॉइंट वाइज हम लोगों ने टॉपिक वाइज जाना था, हर एक चीज़, वो भी एनिमेशन के साथ, ग्राफिक्स के साथ। वैसे ही क्लास 8 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे चैप्टर हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिविक्स का पहला चैप्टर है हमारा क्लास 8 का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय का जो संविधान है, संविधान यानी कि आपको समझ सकते हैं सिंपल सा रूल। जैसे होता है ना, आपके घर में कोई रूल होगा कि ये काम नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी घर में कोई रूल नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्कूल में जाते हैं ना, कुछ रूल होते हैं, मतलब कुल मिला के रूल। ठीक है, रूल यानी कि कुछ आप जिसको रूल्स को फॉलो करें, उसके अंडर में रह के आप काम करें, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान, या भारत के कह सकते हैं रूल्स। अगर आपको भारत में रहना है तो इन रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, ये हो गया हमारा चैप्टर। अब आते हैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हम पूरे चैप्टर में या पूरे बुक में हमको पढ़ना है। देखो, इसमें जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, वो उसमें कुछ पॉइंट वाइज नहीं रहेगा, मतलब पूरा एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको हम आपको समझाएंगे। वो चीज़ आपको अच्छे से समझना, ध्यान लगा के समझना है। ठीक है, और वही चीज़ आपको पॉइंट में जाके एग्जाम में लिखना है। जैसे क्लास 6-7 में मैंने बताया था, वैसे ही क्लास 8 में भी करना है। हमेशा पॉइंट में आंसर लिखा जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे SST हो, चाहे साइंस हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो। अगर पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत कम रहता है, मतलब कि 1% भी कम चांस रहता है। ठीक है, तो हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा करिए, अपनी समझ में, अपनी राइटिंग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाने का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आखिर में, ये कैसे बनाया गया था, एक एग्जांपल दिया गया है। कह रहा है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक फुटबॉल का गेम होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा और कई लोगों ने खेला भी होगा। ठीक है, जो फुटबॉल में होता है उसमें कुछ प्लेयर्स रहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बस एक समझाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आखिर मतलब ये क्या है। ठीक है, समझाया गया है। तो कह रहा है फुटबॉल एक गेम होता है जो आप लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने खेला भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ प्लेयर होते हैं। ठीक है, जो फुटबॉल जो होता है उसमें पैर से टच करना रहता है। ठीक है, आप हाथ से टच नहीं कर सकते, यानी फुटबॉल को आप हाथ से टच नहीं कर सकते। हाथ से कौन टच कर सकता है, बस गोलकीपर, यानी कि जो गोलकीपर होता है, जो बॉल को रोकता है गोल होने से, वो बस हाथ को टच सकता है। उसके अलावा और कोई टच करता है हाथ से बॉल को, यानी फुटबॉल को, तो फाउल माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ रूल्स हैं। देखा जाए तो फुटबॉल में कुछ रूल्स हैं, वैसे ही हॉकी में कुछ रूल्स हैं, मतलब अलग अलग गेम से अलग अलग रूल्स हैं। हॉकी में क्या है, उसके अलग रूल्स है। क्रिकेट में अपने रूल्स हैं, 6 ओवर में 1 ओवर में 6 बॉल होती हैं, छक्का चौका बाउंड्री सब होता है क्रिकेट। मतलब कि हर गेम में, हर एक दुनिया में, हर एक जगह पे कुछ रूल्स बने गए हैं। यही रूल्स इस तरह से हमारे भारत में बनाए गए हैं, यानी कि भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत के पब्लिक को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव रखने के लिए। ठीक है, जो डाकू वगैरह होते हैं, जो चोर वगैरह होते हैं, उनको पनिश करने के लिए, मतलब हर तरह के रूल बनाए गए हैं। उनको सब एक साथ मिला दें तो हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। जो भारत का संविधान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो सब लोग फॉलो करते हैं, चाहे एक कॉमन पीपल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अंबानी हो, या कोई भी हो, भारत में जो रहता है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, या बाहर से कोई आता है, यानी फ़ॉरेन से अगर इंडिया में आता है तो उसको भी ये रूल्स, ये रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, बस यही समझाना चाह रहा था, ये आपका एक पैराग्राफ। और कह रहा है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी कुछ पढ़ रखा है। और क्या पढ़ रखा है, क्लास 6 में और क्लास 7 में हमने पढ़ा था, जाहिर सी बात हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, क्या क्या राइट्स होते हैं, सारी चीज़ उसमें हम जाना था। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, कैसे मतलब काम करती हैं। ठीक है, सारी चीज़ हम इसमें जान चुके हैं। इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे अपने पूरे क्या बोलते हैं, सिविक्स के बारे में, यानी कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें घटती हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, इसके लिए आज़ादी लड़ी गई थी, कई लोग शहीद हुए थे, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। जो SST होता है काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होता है, लेकिन जो पढ़ाने वाला होता है वो तो अच्छे से पढ़ाएगा, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ा पाते हैं इसको, मतलब समझा नहीं पाते हैं। तो कभी भी अगर आप SST पढ़िए तो एक कहानी की तरह पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए, हर एक देश को क्यों संविधान चाहिए होता है, यानी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, ये क्वेश्चन है, इसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है, कहता है कि लगभग आजकल के, यानी कि आज के समय पूरी दुनिया यानी कि पूरी पृथ्वी पे जितने देश हैं, ठीक है, 200 प्लस देश हैं, उन सारे दुनियाओं में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। मतलब उसमें रूल्स रेगुलेशन है, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो सीधे इस तरीके से नहीं, रूल्स। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन।
तो कह रहा है कि जितने भी कंट्री है इस पृथ्वी पे, ठीक है, उन सब देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश चल ही नहीं सकता, ठीक है। जिस देश में अगर संविधान नहीं रहेगा, यानी कि रूल्स नहीं रहेंगे, वो देश का सोचो क्या हाल होगा। ना रूल्स ना रेगुलेशन, सब अपने में पता नहीं क्या इधर उधर सब करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा। तो ही कह रहा है लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और काफ़ी कंट्री को, यानी कि 200 प्लस कंट्री में से कुछ कंट्री ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक है, यानी कि बहुत सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी कि 70 या 80% कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का राज है, यानी कि कॉमन पीपल का राज है, जैसे कि भारत हमारा, ठीक है। भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर लोग अपने जो उनका मालिक होता है, यानी कि जो उनका पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो उनको चुनते हैं, ठीक है। कोई अपने आप से पीएम नहीं बन सकता। तो उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए काम करता है, जो उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो कह रहा है लगभग सारी कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, लेकिन सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मतलब कि जो अलग अलग देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जैसे कि कोरिया, जहाँ पर है ना कोरिया, जैसे रसिया, ठीक है। ऐसा पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। कोरिया से पूरी तरह से क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मतलब वहाँ पे एक राजा है जो हर साल राज करता रहता है, वहाँ पे लोगों का नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ किसका चलता है, उस राजा का चलता है, जिसका नाम है जोंग करके, पता नहीं क्या नाम है, डिंग डोंग, पता नहीं क्या नाम है, तो छोड़ो। तो कुल मिला के बस इतना कहना चाह रहा था कि सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र नहीं है वो। देखो इस पूरे पैराग्राफ में बस यही कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है या किसी भी कंट्री का संविधान है, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो कंट्री में लोग रह रहे हैं, यानी कि जो देश में लोग रह रहे हैं, वो अच्छे से रह पाएँ, ठीक है। उनका रूल रेगुलेशन, उनका जो काम धंधा है, वो भी अच्छे से चल सके, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। इसीलिए संविधान को बनाया गया हर देश में। हमारा जो संविधान है वो किसने बनाया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। उन्होंने हर चीज़ को एक एक और राइट्स दिया, राइट्स यानी कि उनका एक योग्य दिया है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे कंट्री को होल्ड करके रखता है, पूरे कंट्री को संभाल करके रखता है कंट्री में। उसकी वजह से मैक्सिमम दंगे नहीं होते हैं, यानी कि जो दंगा वगैरह होता है, जो चोर डाकू होते हैं, जो मर्डर वगैरह होता है, जो रेप वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते होंगे जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं है, यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यानी कि जहाँ पर संविधान नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है। जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में मतलब ये सब होता है, मर्डर वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता भारत में, तो काफ़ी लोग क्या बन जाते, खूनी बन जाते, लोग चोरियाँ करते, ठीक है, डाका डालते। तो ये सब नहीं होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कंट्री में, ठीक है। बस इतना कहना चाह रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है नेपाल का, ठीक है। कह रहा है कि नेपाल के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब विटनेस किए किसका, डेमोक्रेटिक करने का, यानी कि अपने देश को, यानी कि अपने नेपाल को लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, जो कि नहीं बन रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी हार्ड वर्किंग करने के बाद, काफ़ी आंदोलन करने के बाद उनको क्या मिला, 1990 से लेकर 2002 में उनको क्या मिला, आज़ादी मिला। आज़ादी की उनका कंट्री क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। तो ये कह रहा है जो कंट्री है नेपाल, काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल यानी कि मेहनत करना पड़ा डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। कह रहा 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, क्या इस्टेब्लिश हुआ कि हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है अगर हम और ज़्यादा मेहनत की हैं। तो 2002 में, यानी कि अक्टूबर 2002 में एक राजा था ज्ञानेंद्र था, वो क्या किया, कंट्री साइड को क्या बना दिया, डेमोक्रेटिक बना दिया। और 2005 में एक गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, गवर्नमेंट यानी कि वहाँ गवर्नमेंट आई, नए नए तरीके आए। मैंने बताया ना, कोरिया हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे ऐसे कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। हमारा कब बना था, हमारा 1947 में बना था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी हमारा कंट्री क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आता है। इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जितने भी नेपाल के लोग थे, ये नेपाल के बारे में बात कर रहा है। अभी मैंने बताया ना कि नेपाल में काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लिखा भी है साफ साफ, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए थे। तो मतलब 1947 में तो हमको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सोचो इनको कब आज़ादी मिली, इनको आज़ादी मिली थी 2006 में, यानी कि इनका जो कंट्री है वो कब डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुआ, 2006 में, यानी कि 2006 तक सोचो, अभी रिसेंट का अभी 15 साल ही हुआ इनको आज़ादी मिले हुए, ठीक है, नेपाल को। सोचो उतने समय तक ये लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी हत्याएं हो रही थी, इनका मर्डर हो रहा था, और कोई बोलने वाला नहीं था यहाँ पे, ठीक है, सब मनमानी हो रहा था। कौन कर रहा था, राजा किंग ज्ञानेंद्र वहाँ का राजा था नेपाल का, जो राज कर रहा था पूरे नेपाल पे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब देखा कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मतलब जितने भी अगल बगल उससे कंट्री है, वहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है, लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी एक राजा के अंदर जी रहे हैं, राजा जो मन कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल किया,
और स्ट्रगल करने के बाद 2006 में जाके इनको क्या मिला, इनका कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ। डेमोक्रेटिक कंट्री की ऐसा कंट्री जहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, लोगों को द्वारा अपने पीएम को चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है 2006 में। तो पूछ सकता है कि आपको वन वर्ड में कि नेपाल को आखिर लास्ट में कब जाकर उनको डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया था, तो 2006 में। तो लिखा है ना डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड पुटिंग द इन द पावर किंग, यानी कि जो ज्ञानेंद्र था इसके राज्य को ख़त्म करने में 2006 में ये लोग क्या हुए, कामयाब हुए। कौन, नेपाल के लोग। देखो यह एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिया, कह रहा है कि 2006 में इनको क्या मिला, डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री हो गया, लेकिन 2006 के बाद से लेकर 2015 तक इनका एक संविधान नहीं बन पाया, मतलब देश आज़ाद तो हो गया था। तो इस तरीके से नेपाल को 15 साल बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इनका रूल रेगुलेशन बना, ठीक है। 2006 में इनको आज़ादी मिल गई थी, इनका कंट्री क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया था, लेकिन 2015 में जाके इनको क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन इनका मिला, अपने देश का इनका रूल मिला, रूल रेगुलेशन इनका क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया कह रहा है कि 2006 में जब इनका कंट्री आज़ाद हुआ था, यानी कि जब इनका डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई गई थी, तो वहाँ पर भी मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, यानी कुछ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, लेकिन वो रूल्स उतने कारगर नहीं थे जब 2015 में इसको सुधारा गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि जाके अपने क्लास टीचर को पूछिएगा कि जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्यों दोबारा रिक्रिएट किया गया, यानी कि दोबारा उसको बनाया गया। अब क्यों बनाया गया मैं बता देता हूँ। जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो पुराने रूल रेगुलेशन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, यानी कि लोगों के लिए वो अच्छा नहीं लग रहे थे। जैसे भारत के जो रूल्स हैं वो सबको मतलब उनके पॉसिबल में, यानी कि जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ ऐसे रूल्स बन गए थे जो लोगों के लिए अच्छे नहीं थे। तो वो लोगों ने क्या किया, दंगा वगैरह करके, आंदोलन वगैरह करके उन रूल्स को, उन संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया गया और नए रूल्स उनको लाए गए थे। तो एक चीज़ ध्यान रखें, तो 2006 में इनको क्या मिला था, डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ था, और 2015 में इनका नया क्या बोलते हैं, संविधान लिखा गया था, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी भी कंट्री में, जो भी कंट्री मतलब डेमोक्रेटिक है और जहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, संविधान बन चुका है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो भी फैसले लेती है वो किसके अंडर में लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लेती है। बस वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो भी कंट्री है, जितने भी कंट्री हैं देश में, 200+ कंट्री हैं, उन सारे देशों में जो कंट्री हमारा क्या बोलते हैं आज़ाद हो चुका है, यानी कि डेमोक्रेटिक हो चुका है, ठीक है, और वहाँ पर संविधान बना चुके हैं, यानी कि बन चुका है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो फैसले लेगी, जो क्या बोलते हैं पॉलिसी लाएगी लोगों के लिए, वो किसके अंडर में होगी, वो संविधान के अंडर में होगी। अगर उसके बाहर जाती है तो उसको हो सकता है मतलब उसको क्या बोलते हैं रिन्यूअल ना किया जाए, यानी कि उसको लाया ना जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसके मतलब कि संविधान के अंडर में रह के काम करती है, चाहे किसी भी कंट्री का क्यों ना गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि जो हमने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो क्या होता है, भाई लोगों का होता है, यानी कि वहाँ लोग जो होते हैं, वहाँ जो कंट्री के लोग होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। जब वोट होता है, जब वोटिंग वगैरह पड़ता है तो चुनते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे जो हम लोग चुनते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज लाते हैं, हमारे लिए रूल रेगुलेशन लाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें और हमारा डेवलपमेंट हो सके। कह रहा अगर जो भी हमने पीएम को या सीएम को चुना है, अगर वो गलत काम करते हैं, जिससे अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बनाया, हमने किसी सीएम को बनाया है हमारे डेवलपमेंट के लिए, और वो क्या कर रहा है, किसी उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है किसी और काम में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के, बहुत बड़े मतलब ऐसा ग्रुप जो काफ़ी उसमें लोग हों, हम उस सीएम को हटा सकते हैं अपने पावर से। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री यही कहता है कि जो भी पावर है वो किसके हाथ में है, कॉमन लोगों के पीपल में, जो लोगों के लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके हाथ में सारा पावर रहता है। देखा जाए तो पावर सीएम के पास रहता है, लेकिन सीएम को बदल सकते हैं कौन, वहाँ के लोग। तो कुल मिला के यही है, ओवरऑल यही है कि जो सारा पावर रहता है वो लोगों के पास रहता है। लोग चाहें तो किसी और को पीएम बना सकते हैं, किसी और को भी सीएम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। पूरी तरह से सुप्रीम किसके हाथ में रहता है, लोगों के हाथ में रहता है, यानी कॉमन जो लोग होते हैं उनके हाथ में पावर रहता है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है एक क्लासरूम का। जैसे आप लोग जब स्कूल जाते होंगे तो आपके साथ ऐसा होता होगा, जैसे मान लेते हैं एक टॉपर लड़का है क्लास में, जो होता है ना, हर समय हर क्लास में होता है एक मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर के पास सारा पावर है। क्या कहती है, एक मैम है जिनको मान लो कुछ काम आ गया, ठीक है, बीच क्लास में उनको कुछ काम आ गया और उनको बाहर जाना पड़ रहा है, यानी कि स्टाफ रूम में जाना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि मॉनिटर से बोलेंगे कि मॉनिटर देखो तुम क्लास को क्या करना, शांत करने रखना, शांत में क्या हो, शोर शराबा ना हो। मैम चली गई, और जो अनिल है, मान लेते हैं अनिल एक लड़का है, क्या है, वो मॉनिटर है उस क्लास का, और सुरेश क्या है, मतलब सॉरी यहाँ पर दिखाया गया सुरेश क्लास का मॉनिटर है, अनिल एक लड़का जब बैठा हुआ है। सुरेश क्या कर रहा है, अपने पावर का यहाँ पर मिसयूज़ करेगा। कैसे करेगा, देखिए, मैम चली गई हैं और इसका बदला लेने के लिए जो सुरेश है क्या करेगा, जो क्लास का मॉनिटर है वो क्या करेगा, अनिल का झूठ में नाम ले लेगा कि देखो अनिल तुम शोर कर रहे हो, और जब मैम आएंगी तो मैं तुमका नाम ले लूँगा और मैं तुमको बाहर कर दूँगी क्लास से।
तो ऐसा होता है, जब मैम वापस आती हैं, लिखा है ना व्हेन मिसेस राव रिटर्न टू क्लास, जब मैम वापस आती हैं क्लास में, सुरेश क्या करता है, सुरेश बता देता है कि अनिल क्या कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और शोर शराबा कर रहा था। तो मैम ने क्या किया, उसको पनिश किया, किसको, अनिल को, जिसका कोई दोष नहीं था, यानी कि वो पूरी तरह से बेकसूर था। लेकिन क्या किया, सुरेश ने उसका फ़ायदा उठाया, यानी कि अपने पावर का फ़ायदा उठा के उसको पनिश करवाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मॉनिटर है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी अगर मिसयूज़ करती है अपने पावर का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि बता रहा है, पूछ रहा है कि किस तरीके से मॉनिटर ने अपने पावर का मिसयूज़ किया। तो बता सकते हैं ना कि मॉनिटर ने क्या किया, अपने पावर का मिसयूज़ करके अनिल को झूठ में ही फंसा दिया और उसको पनिश करवाया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन द मिनिस्टर मिसयूजिंग द पावर। इस तरीके से क्या करते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं या एमएलए वगैरह होते हैं, जो प्रधान वगैरह होते हैं, वो भी अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं और उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फाउंड अ टेक्निकल रीजन। मान लो कोई दिक्कत हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस अगर उसको नहीं सुन रही है तो जो कॉमन पीपल होंगे उसको बदलवा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो सारा पावर है, बस यही कहना चाह रहा है कि किसके हाथ में है, कॉमन पीपल के हाथ में है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो है अगर पावर को मिसयूज़ करना चाह रहा है तो बचेगा नहीं, वो उसको पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, कह रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से कोई भी अगर मिनिस्टर गलत काम करता है तो उसको फायर कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जो सीट होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा, उस सीट से उसको हटा दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको पनिश भी किया जाएगा अगर कुछ संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो लिखा है इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच वी विल रीड लेटर इन दिस चैप्टर, यानी कि हम बाद में पढ़ेंगे, जानेंगे जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कितने सारे राइट्स हैं और कितने सारे रूल रेगुलेशन हैं जो हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट्स यानी कि लोगों के पास राइट्स हैं कि वो काम ये कर सकते हैं। जैसे कोई भी काम क्या है, जैसे मान लेते हैं राइट टू इक्वालिटी, हमारा संविधान कहता है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया है राइट टू इक्वालिटी का, संविधान हमारा कहता है कि सब लोग क्या है, बराबर हैं, यानी चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग क्या है, इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। और कोई इसको अनफॉलो करता है, यानी कि कोई करता है कि तुम इक्वल नहीं हो, तुम्हारे लिए हमारे बराबर नहीं हो, तो उसको क्या करना है, पनिश भी किया जा सकता है पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा। इस तरीके से हमारा संविधान सबको इक्वल बताता है। तो ऐसे ही कई सारे राइट्स बताए गए हैं जो आने वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अब साफ सब दिया गया है। ये कह रहा है कि इस चैप्टर में, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश क्या है, ओम प्रकाश एक दलित आदमी है, दलित यानी कि लोअर कास्ट के ये इंसान है। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। कह रहा है अभी हमने जाना कि हमने पढ़ा भी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है सबको इक्वालिटी का चांस देता है, वही मैंने समझाया अभी। सब लोग क्या है, इक्वल है, चाहे किसी भी प्रकार का इंसान हो, चाहे उसका धर्म अलग हो, ठीक है, चाहे उसका कास्ट अलग हो, चाहे जेंडर अलग हो, चाहे कहीं भी वो पैदा हुआ हो इंडिया में, ठीक है, वो सारे क्या है, इक्वल हैं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज़ क्या था कि जो राइट टू इक्वालिटी है ना, वो क्या है, एक तरह का राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऐसे कई सारे राइट्स हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है, तो सारा हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, और कुछ इस चैप्टर में भी राइट्स हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर आगे फिर बता रहा है, कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट है वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जो कि जैसे मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है, कुछ एरिया में ऐसा होता है जहाँ डोमिनेंट ग्रुप, डोमिनेंट यानी कि कई बार क्या होता है जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वो छोटे लोगों पे जो कम ग्रुप के लोग रहते हैं उनके साथ एक तरह से भेदभाव करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये पूरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मतलब ना होने दें, चारों तरफ क्या हो, इक्वालिटी का हर जगह पर ये रूल फैला हुआ हो, मतलब पूरे भारत में इक्वालिटी का हर जगह पर राइट्स हों। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल बनता है कि हर जगह पे क्या हो, इसको मेंटेन रखे, सब लोग इक्वल बनाए रहें, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी टू इंश्योर द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स ओवर पावर। जो डोमिनेंट ग्रुप है जैसे हिंदू या मुस्लिम जो है, कई मान लो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो अपना पावर लोअर कास्ट पे जो वहाँ पर कम ग्रुप में है उन पे ना दिखा पाएँ। जैसे मान लो कोई एरिया में बहुत ज़्यादा हिंदू है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब मान लेते हैं 100 हिंदू और 10 मुस्लिम हैं, तो वो 10 जो 100 हिंदू होंगे वो 10 मुस्लिमों पे मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। वही दूसरे एरिया मान लो बहुत ज़्यादा मुस्लिम है और कुछ मात्रा में हिंदू हैं, तो वहाँ पर ये मतलब भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर होता है तो उनको पनिश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि क्लासरूम में जो मॉनिटर था सुरेश, वो कर रहा था, तो अगर वो मैम को पता चलता है तो मैम उसको पनिश भी करेंगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, सब लोग इक्वल हैं। यहाँ पर फिर एक स्टोरी बताई गई है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है एक क्लासरूम है, ठीक है, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के हैं, जो कि लड़के की संख्या ज़्यादा है। मान लेते हैं उसमें क्लासरूम में 50 लड़के हैं, जिसमें से 30 तो क्या है लड़के हैं और 20 लड़कियाँ हैं।
तो कह रहा है जो इंटरवल का टाइम गेम पीरियड आता नहीं है, सैटरडे को हमेशा रहता है गेम पीरियड, तो ऐसे ही इनके स्कूल में भी गेम पीरियड आया है। तो जो लड़के हैं वो कहते हैं क्या करने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, वहीं जो लड़की है वो कहती हैं क्रिकेट खेलने के लिए, या वो उल्टा कर सकते हैं। मान लेते हैं जो लड़के हैं वो कह रहे हैं क्रिकेट खेलेंगे, जो बास्केटबॉल है वो कह रहे हैं लड़कियां हम खेलेंगे। लेकिन जो लड़के हैं वो ज़्यादा हैं तो वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तुम जाओ जो खेलना आप खोलो। तो भाई कम माइनॉरिटी में है, जिसकी वजह से उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। किसकी बात सुनी जाएगी? जो संख्या ज़्यादा है। तो ये लोग जाते हैं मैम के पास, ठीक है। तो मैम क्या बोलती हैं कि चलो वोटिंग कर लेते हैं, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, जो ज़्यादा लोग खेलना चाहेंगे वही लोग खेलेंगे। भाई लड़कों सारे लड़के यही चाहते हैं कि वो लोग क्रिकेट खेलें, तो वैसे ही 30 लोग हैं, जब 30 लोग हाथ खड़ा करेंगे तो 30 लोग का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लड़कियाँ क्या होती हैं, नहीं खेल पाती हैं अपना बास्केटबॉल। तो यहाँ पर दिखाया गया इस स्टोरी में किस तरीके से मेजॉरिटी जो पीपल होते हैं वो अपने आप को रूल कर लेते हैं, जो माइनॉरिटी वाले होते हैं वो बच जाते हैं, वो मतलब वो चाहे जो भी काम करना चाहे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस दोनों में से कौन मिनॉरिटी में और कौन मेजॉरिटी में है, यानी कि कौन कम मात्रा में कौन ज़्यादा मात्रा में। मिनॉरिटी में तो होता है कम मात्रा, यानी कि कौन कम ग्रुप में है, ठीक है। अब मेजॉरिटी यानी कि कौन ज़्यादा लोगों में है। तो ज़्यादा लोग कौन है? बॉयज़ हैं, यानी कि जो लड़के हैं वो 30 की संख्या में है, और जो माइनॉरिटी जो गर्ल्स हैं वो 20 की संख्या में है। तो बातें किसकी सुनी जाएगी? लड़कों की। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मेजॉरिटी में है। यही काम पॉलिटिक्स में होता है, यानी कि जब देश में वोटिंग वगैरह होता है, चाहे सीएम का चाहे पीएम का, तो ये चीज़ होता है जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी उसी को सीएम बना दिया जाता है, ठीक है। और जो जिसके पास वोट कम दिया गया रहेगा उसको हरा दिया, यानी कि उसको अपोजिशन पार्टी माना जाता है। जैसे मान लो चुनाव होने वाला है 2024 में, मान लो बीजेपी को मिला 70 वोट, ठीक है, और कांग्रेस को मिला 30 वोट, तो जीता कौन? बीजेपी। वोट तो कांग्रेस को भी मिले हैं, ठीक है, 30 लोग उसको भी दिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास। तो बीजेपी को क्या बना दिया जाएगा? फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा उस मोदी जी को, ठीक है। इस तरीके से काम करती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। कह रहे हमारे पास एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब पूछ सकता है ना कि आपके पास किस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले तो देश को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वहाँ के रूल रेगुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग हैं अच्छे से रह सके। तीसरा जो हमारा रीज़न आता है कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों होना चाहिए, क्यों हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्यों रूल रेगुलेशन होना चाहिए, वो हम देखेंगे इस स्टोरी में। फिर से यहाँ पर स्टोरी दिया गया है, इसी स्टोरी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सिंपल मैंने बताया ना स्टोरी, वही स्टोरी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर से एक स्टोरी है, देखते हैं। जैसे स्टोरी है, यहाँ पे एक लड़की है शबनम, ठीक है, वो अपने फैमिली मतलब वो अपने फैमिली के साथ रहती है। उसका कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम यानी कि एक टेस्ट है, उसको 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है, और उसके पास बस 2 ही घंटे बचे हैं, यानी कि रिवाइज करने के लिए बस उसके पास 2 घंटे बचे हैं उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। जब वो जाती है चैप्टर को रिवाइज करने, तभी एक टीवी फंक्शन आता है, यानी कि टीवी एक मतलब कोई भी कार्टून वगैरह आता होगा जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एक टीवी प्रोग्राम आता है जो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बिना देखे वो नहीं रह सकती, ठीक है। तो क्या कहती है ये, इसकी मम्मी पूछती है, इसकी माता जी पूछती हैं कि तुम क्यों ना घबराई हुई हो, मतलब शबनम से पूछती है कि शबनम तुम क्यों इतना वरीड हो, क्यों घबराई हुई हो। तो कहती है कि मेरा कल एग्ज़ाम है और जो टीवी पे फंक्शन आने वाला है, जो भी कार्टून वगैरह आने वाला है, जो मूवी आने वाला है, मुझे वो देखना है किसी भी हालत में, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो हम भी ये देखना चाहेंगे, ठीक है। यानी कि शबनम कहती है कि मम्मी पास से अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो हम भी ये देखेंगे, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो हम जाके क्या करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो भाई जैसी जाहिर सी बात है, मम्मी पापा क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं और जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, यानी कि टीवी नहीं देखती है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा चला जाता है। ठीक इसी स्टोरी से ठीक इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है हमारे डिसीजन को रोकने के लिए। जैसे कह रहा है कि सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, मतलब कुछ डिसीजन हम ऐसे मतलब लेने वाले होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे उसको रोकता है। जैसे कि इसको रोका था टीवी देखने से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन वाली किताबें हैं या जो संविधान है हमको रोकता है गलत डिसीजन लेने से, ठीक है। जैसे मान लो सोच रहे हैं किसी का चोरी करना, हमको किसी घर में चोरी डाका डालना है, तो क्या करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये चोरी करना एक तरह से पनिशमेंट है, आपको पनिश किया जा सकता है। जब आप इसके बारे में जानेंगे कि हम भाई हम चोरी करेंगे तो हमको जेल भी हो सकती है, तो आप चोरी वो नहीं करेंगे। इस तरीके से जो हमारा डिसीजन है वो रोक सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग यानी कि 90-95% लोग सारे मतलब गलत काम नहीं करते हैं इसके डर से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के डर से हमको जेल हो सकती है, पनिश हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें बचाती है, हमें सेव करती है गलत काम करने से। कौन? संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इसको लेकर एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कंट्री में 100 लोग हैं, जैसे हमारे भारत में मान लेते हैं 100 लोग हैं, उस 100 लोग में से 20 लोग चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री वो क्या हो जाए,
मतलब कि डिक्टेटर वाला हो, यानी कि एक राजा हमेशा के लिए राज करे। जैसे मान ले मोदी जी हैं, 20 लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी हैं मतलब हमेशा के लिए राज करें, वो हमेशा के लिए क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन 80% लोग चाहते हैं कि ये बदलते रहें, यानी कि वोटिंग होता रहे, और 20% चाहते हैं वोटिंग ना हो, ये हमेशा के लिए पीएम बने रहें। लेकिन जो 20% लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अगर बाद में, ठीक है, अगर ये डिक्टेटर वाली कहानी बन जाती है तो हो सकता है कि क्या करें, जो पीएम है हमारा वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप हो जाता है यानी कि मोनार्की वाला कंट्री हो जाता है तो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, पब्लिक कुछ बोल नहीं सकती है। तो ये 20% लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसे 80% लोगों को पता है। तो ये डिसीजन क्या करेगा, रोकेगा गलत काम करने से। इसीलिए करता है कि हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में पीएम या सीएम वगैरह बदलते रहते हैं। वो होता है किसके हाथ में, कॉमन पीपल के हाथ में, कि वो लोग किसको चुनना चाहते हैं, किसको सीएम या पीएम बनाना चाहते हैं अपने वोटिंग के कारण। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। हर चीज़ गलत काम करने से रोकता है, ठीक है, और पूरे कंट्री को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखता है, ताकि डिस्प्यूट यानी कि झगड़े वगैरह ना हो, कोई गलत काम ना हो। कह रहा ओवरऑल मतलब पूरे जो भी कहानी थी हमारा 2-3 कहानी था, उससे हमने जाना क्या, जाना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक ऐसा कंट्री जो आज़ाद हो चुका है, यानी कि जो उसको आज़ादी मिल चुकी है, उस कंट्री में संविधान का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। तो हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक भी है और संविधान भी, यानी कि दोनों में पूरी तरह से लागू है। हमने जो भी एग्जांपल पढ़े हैं कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर यहाँ पर रिकॉल किया गया है, मतलब क्यों, मतलब शॉर्ट में बताया गया है। कह रहा जैसे नेपाल में क्या हुआ, डेमोक्रेसी करने के बाद, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद वहाँ पर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से उनका ही फ़ायदा हुआ था, मतलब जो बेकार रूल्स थे उनको हटाया गया और अच्छे रूल्स को लाया गया, तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वैसे ही क्लास में जो सुरेश था, जो क्लास लीडर था, वो भी क्या कर रहा था, अपनील को एक तरह से दोषी ठहरा, पनिश करवा रहा था, तो उसके लिए भी एक तरह से फ़ायदा हो गया। ठीक है, कि वो कंप्लेन कर सके। वैसे ही जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो बास्केटबॉल था, जो लड़के मेजॉरिटी में थे वो क्रिकेट खेल चुके थे और जो मिनॉरिटी में तो नहीं खेल पाए थे। वैसे ही शबनम, जिसका एग्ज़ाम था टुमारो, वो क्या किया, टीवी ना देख के अपना पढ़ाई की और अगले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाई। इस तरीके से क्या हुआ, जो संविधान है हमको गलत काम करने से रोकता है और कंट्री को डेवलपमेंट में आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके अच्छे फीचर्स क्या है, यानी कि उसकी विशेषताएँ क्या है। देखो, कह रहा है शुरुआत में, यानी कि जब इसका आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ क्या हुआ था, लोग लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे भगत सिंह, ठीक है, महात्मा गांधी, बड़े बड़े मतलब फ्रीडम फाइटर इस कंट्री के लिए, यानी कि इस क्या बोलते हैं, फ्रीडम के लिए, ठीक है, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उसी के बारे में कह रहा है कि 20वीं सेंचुरी में क्या होता, भारत काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चला रहा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था आज़ादी लेने के लिए। किससे, ब्रिटिश रूल से, यानी कि अंग्रेज़ भारत पर राज कर रहे थे, उनसे आज़ादी लेने के लिए कई सारे लोग, कई हज़ारों लोग लड़ रहे थे ताकि इस देश को आज़ादी मिल सके। आज़ादी मिलने के बाद ही तो हमको क्या हुआ है, संविधान लिखा गया है। तो पहले अंग्रेज लोग राज करते थे, वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाते थे और अपने हिसाब से इस भारत देश को लूटते थे। हमने देखा क्लास 6-7 में कितना ज़्यादा भारत को लूटा गया है। ठीक है, कई सारे मूवमेंट्स थे, कई सारे स्ट्रगल थे, कई सारे मेहनत थे, जो बाद में जाके 1947 में, यानी कि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। मतलब कई सारे मेहनत स्ट्रगल करने के बाद। तो यहाँ पर लिखा है कि जब हमको आज़ादी नहीं मिली तब की बात कर रहा है कि अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स, यानी कि हमको ज़बरदस्ती करके अपने रूल्स को लोग फॉलो कराते थे और हमसे वो काम कराते थे अपने लिए। ठीक है, जब आज़ादी हमको नहीं मिली थी, जो अंग्रेज़ आए थे भारत में, वो ज़बरदस्ती इंडियन के लोगों से काम कराते थे, कहते थे कि तुम अगर काम नहीं करते हो तुमको पनिश भी किया जाएगा, तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ज़बरदस्ती वाला काम करवाते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनका रूल था, उनका शासन था, जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिली थी। किससे, अंग्रेज़ों से। आज़ादी मिलने के बाद जैसे ही हमको आज़ादी मिली, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया गया कि सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, सब लोग, भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी धर्म को, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, आप सब क्या है, इक्वल है। अब हम क्या है, एक साथ मिल कर रहेंगे। तो वही कह रहा है कि जब इंडिया फ्री हो गया, यानी कि आज़ादी उसको मिल गई, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ सारे लोग क्या हैं, इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव करता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जितने भी ये रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, जितने भी संविधान बनाए गए, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक लोगों ने नहीं बनाया है, सारे लोग मिल के बनाए। ऐसा नहीं है कि एक लोग गए और लिख के चले आए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर दिखाया गया लगभग 300 लोग थे जब संविधान लिखा जा रहा था कि कौन सा रूल सही है, कौन सा रूल गलत है। वहाँ पर 300 लोगों का वोटिंग हो रहा था कि हाँ ये रूल है, जैसे मान लेते हैं राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो 300 में अगर मेजॉरिटी लोग कहेंगे हाँ ये रूल आना चाहिए, तो रूल लिखा गया था राइट टू इक्वालिटी। भाई सही बात है, सब लोग बराबर को
हैं, सब लोग इक्वल हैं, सारे इंसान क्या है, इक्वल है, बस उनका नाम धर्म और जाति अलग है, लेकिन सब लोग तो इंसान ही तो हैं। तो इसीलिए राइट टू इक्वालिटी को लाया गया। क्यों लाया गया? कि क्योंकि 300 लोगों में मेजॉरिटी लोग क्या थे, उसको लाना चाह रहे थे। इस तरीके से कई सारे रूल्स आए हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक लोगों से नहीं बना है, वो 300 लोगों से बना है, यानी कि 300 लोग उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। कब? 1946 में। एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 3 सालों तक क्या लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। ठीक है, जो भी रूल्स लग रहे थे कि हाँ ये रूल्स लाने चाहिए, वो रूल्स ऐड किए जा रहे थे उस बुक में, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक में। ठीक है, 300 लोग थे उस समय में असेंबली में जब ये रूल्स लिखा गया था, और कितने सालों तक? 3 सालों तक लिखा गया था। तो इसको याद रखिएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो एक लोग नहीं लिखे हैं, वो 300 लोगों के द्वारा लिखा गया है, मेजॉरिटी पीपल जो थे उनके द्वारा। और कब लिखा गया था? 1946 में। और कितने सालों तक? 3 सालों तक, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक ये लिखा जा रहा था। कौन? हमारा संविधान। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है जबकि ये जब असेंबली यानी कि जो संविधान लिखा जा रहा था, उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो इनको मतलब मंजूरी नहीं दे रहे थे। ठीक है, मतलब भाई जाहिर सी बात, मैं बोला ना कि जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं उन्हीं का सुना जाता है। जिससे मान लो तो 300 लोग थे, ठीक है, 300 में से 200 लोग कहें कि हाँ इक्वल वाला जो राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, वो आना चाहिए। 100 लोग कहें नहीं आना चाहिए। 100 लोग के साथ क्या हो रहा था? मतलब बेकार ही हो रहा था। ठीक है, उनके साथ उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा था। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग हैं उनकी बातें सुनी जा रही थी, जो कि अच्छा भी है। राइट टू इक्वालिटी सबके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कई सारे लोग थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग धर्म के थे। ठीक है, उनको भी साथ में रखा गया। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ना कि राइट टू इक्वालिटी सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी जात हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह पर पैदा हुआ हो भारत में, उसके साथ क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि चाहे किसी भी भाषा में बोलता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी एरिया में रहता हो, वो क्या है, इक्वल है। तो वही कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी मतलब अच्छी तरह से लिखा गया है। कब? 1946 में। इसीलिए इसको लिखते में 3 साल लग गए थे। हमारा जो संविधान है उसको लिखने के लिए 3 साल लग गए थे। और इसी की वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान अलग भी हुआ था, जिससे जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग देश हो। ठीक है, हमारा ये जो संविधान लिखा जा रहा है हम इससे सहमत नहीं है, हमारा अलग संविधान होगा, अलग देश होगा। तो ये अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठाएं, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला लगाया और पाकिस्तान को अलग कर दिया भारत से। ठीक है, जो लिखा है ना, पाकिस्तान इमिनेंट, पाकिस्तान इंडिया अलग हो गए। अलग होने के बाद कुछ जगह ऐसी थी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो उनका विकास नहीं हो रहा था, वहाँ के लोग काफ़ी बुरी तरह से क्या होते, फंसे हुए थे, यानी कि उनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। जब संविधान लिखा जा रहा था ये सारी दिक्कतें आई थी जो लोगों को झेलनी पड़ रही थी, क्यों भाई, मतलब आज़ादी मिली थी, सब चीज़ें एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा, इनको टाइम लगा। तो वही 3 साल लग गया था इसको संविधान को लिखने में और लोगों का डेवलपमेंट करने में। तो ये अब कह रहा है कि जितने भी रूल्स लिखे गए हैं वो सबके लिए लिखे हैं, किसी एक के लिए नहीं लिखे गए थे कि हाँ इस धर्म को ही सिर्फ ये रूल बताया गया है। सारे धर्म के लिए, सारे कास्ट के लिए, सारे कल्चर के लिए, सारे लोगों के लिए रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, उसका जो मेन सबसे बड़े मतलब चालक थे, ठीक है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जो वहाँ लिखा है कि इनका पूरा नाम क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये मतलब ये दलितों के लिए भी इन्होंने लड़ा था कि जो दलित लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके लिए भी क्या हुआ, संविधान बनाया जाए, उनके भी रूल्स लाए जाएँ, जिसकी वजह से अब जो गरीब लोग हैं वो भी लोग क्या कर सकते हैं, वोट वगैरह दे सकते हैं, वो भी भाग ले सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। कई सारे के मतलब रीजन तो पहले नहीं होते थे। तो बी आर अम्बेडकर ने गरीबों लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। जो बी आर अम्बेडकर थे, कह रहा है कि इनको फादर इसलिए भी कहा गया है कि ये जानते थे कि अगर राइट टू इक्वालिटी या राइट टू मतलब जो भी इक्वालिटी वगैरह है, अगर इसको नहीं लाया गया तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फैल जाएंगी, जाति के धर्म पे लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, धर्म के जाम में कई सारे इशूज़ वगैरह आएंगे, डिस्प्यूट होंगे, झगड़े वगैरह होंगे, दंगा होगा शहर गाँव में, शहरों में, सिटीज़ में। इस वजह से इनको फादर कहा गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे नियम्स वगैरह, संविधान वगैरह लिखे गए थे इनके द्वारा, छोटे लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा गया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी और बड़े कास्ट के लिए भी, जैसे हिंदू, गरीब, मतलब जिस तरह की भी कास्ट हो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। इसलिए इसको फादर ऑफ क्या बोला जाता है, कहाँ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था गरीब लोगों के लिए, खासकर दलित लोगों के लिए। ठीक है, इनको ऊपर लाया था। मैंने बताया ना कि इनको वोटिंग का अधिकार दिया गया, मंदिरों में जाने का अधिकार दिया गया, मतलब कई सारे अधिकार दिए गए हैं जो पहले नहीं थे इनके पास। नेक्स्ट प्रोग्राम में वही कर रहा है कि जब भी आप ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि कैसे वो लोग डाइवर्सिटी को लेकर, यूनिटी को लेकर, सोशल इकोनॉमिक को लेकर, रिफॉर्म को लेकर, धर्म को लेकर
एक तरह से नियम बनाए थे जो सबके लिए लागू था, किसी के लिए अनलागू नहीं था कि ऐसा आप अमीर है आप ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए सारा नियम बराबर था, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, कई तरह के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि एक ही कंट्री में कई तरह के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म कहता है कि ये ऐसा वर्ड है, ऐसा मतलब कह सकते हैं रूल है जहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे हमारा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है हमारे डीएम वगैरह या क्या बोलते हैं एमएलए वगैरह हो गए, ठीक है। गांव लेवल पे होते हैं यानी कि जो विलेज होता है गांव लेवल पे होते हैं प्रधान। तो इसे कहते हैं फेडरलिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट का फॉर्म होना, उसी को कहते हैं क्या, फेडरलिज्म। तो एग्ज़ाम में आता है, हो सकता है आए, मतलब मैक्सिमम टाइम आता है। तो सिंपल सा डिफरेंस हम लोग होंगे कि इसका मतलब ये होता है जिसमें कई तरह के गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पंचायती राज सिस्टम हो, कई तरह के गवर्नमेंट आते हैं, उनको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ रखा है, क्लास 6 7 में दोनों पढ़ा है फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कह रहा जो हमारा कंट्री, हमारा इंडिया जो भारत है, उसको एक गवर्नमेंट तो भाई चला नहीं सकती। मान लेते हैं कि हमारे भारत का जो कैपिटल क्या है, दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली। भाई अब न्यू दिल्ली में बैठे बैठे पूरे भारत को चलाना आसान बात नहीं है, तो इसलिए कई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव के लेवल पे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ है। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो ऑर्डर देती है किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल देती है अपने गाँव के लेवल के प्रधान को। इस तरीके से हर जगह पे अपना अपना डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है, रोड बनता है, ठीक है, हर सेवाएँ होती रहती हैं। इसको कहते हैं फेडरलिज्म, तो याद रखिएगा। इस तरीके से जो हमारा देश है, अलग अलग ज़िले में, हर अलग स्टेट में अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं उनके सीएम या पीएम के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। इस तरीके से जितने भी इशू होता है, चाहे गांव के लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इशू आती हैं, उसको उस लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उसको सॉल्व करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फेडरलिज्म काम करता है, वही यहाँ पर बताया गया है। कह रहा अंडर फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के अंदर, यानी कि जहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट हैं, वहाँ का जो मेन गवर्नमेंट होता है, यानी कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। सबसे छोटा होता है प्रधान, यानी कि जो गांव का प्रधान होता है वो होता है, ठीक है। सबका अपना अपना लॉ है, यानी कि सबका अपना अपना कानून है, सबका अपना अपना नियम है, जो देश को विकास करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो था हमारा फेडरलिज्म। सेकंड टॉपिक आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखो ये जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब कुल मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है या सीएम वगैरह की बात कर रहा है। जैसे देखो इस फिगर में ये दिखाया गया है किस तरीके से लोग वोटिंग के लिए खड़े हैं। तो वोटिंग कहाँ पे होती है, सबसे पहले ऐसा कंट्री जो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, उस कंट्री में क्या होगा, वोटिंग होगा। उस कंट्री में पार्लियामेंट्री होगा, यानी कि पार्लियामेंट होगा। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट क्या है, दिल्ली में है, ठीक है। अमेरिका में कहाँ है, व्हाइट हाउस, या कैसे डीसी कहते हैं, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया में जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पर वोटिंग होती है उस जो पद हो, जो पीएम का पद है, उसको जिताने के लिए। तो क्या है, देखो 2024 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। किसका चुनाव हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है। उसमें कौन कौन खड़ा होगा, बीजेपी का पार्टी होगा, कांग्रेस का होगा, आम आदमी का होगा, सपा का होगा, केजरीवाल जी का होगा, कई सारे पार्टी होंगे, ठीक है। तो लोग जो कॉमन लोग होंगे भारत के, जिसको वो लोग अपना लीडर बनाना चाहते होंगे, उसको वो लोग वोट देंगे और वो लीडर बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, जो देश के लोग होते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग होते हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है इसी तरीके से फॉर्म होती है। यानी इस तरीके से पीएम का निर्माण होता है, या पीएम को जिताया जाता है और अपना लीडर बनाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि पीएम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोगों के द्वारा जब वोटिंग होती है, जैसे 2024 में होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि पास जो भारत के लोग हैं उनके पास पूरा राइट्स है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि अपने पीएम को चुन सकते हैं, चाहे जिसको चुनना चाहें, चाहे बीजेपी को चुनना चाहें, चाहे कांग्रेस को चुनना चाहें, चाहे केजरीवाल जी को, चाहे किसी जी को, ठीक है। इस तरीके से जो लोग हैं भारत के, वो चुन सकते हैं अपने इलेक्शन पीएम को या सीएम को या किसी भी नेता को, ठीक है, वोटिंग के जरिए। तीसरा आता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी किस तरीके से पावर बटा हुआ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी अलग अलग लेवल पे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गया, तो उनके लेवल पे किस तरह से पावर का शेयरिंग हुआ है उसको हम देखेंगे। देखो जो तीसरा टॉपिक शेयरिंग ऑफ पावर काफ़ी मतलब अच्छा टॉपिक है। इसमें आप लोग पहले से जानते हैं, बस अब मुझे बताना है, क्या बताना है। देखो
हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि भारत में 3 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है, वही लिखो, देखो लिखा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 3 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का जो हमारा सरकार होती है वो उनके 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 ऑर्गन्स यानी कि 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पहला हिस्सा आता है हमारा लेजिस्लेचर। क्या आता है? लेजिस्लेचर, नाम याद रखिएगा, लेजिस्लेचर। दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। तीसरा आता है हमारा जुडिशरी। अब तीनों को देखिए, ध्यान से सुनिएगा बस। लेजिस्लेचर वो गवर्नमेंट होता है जो इंसान कहना, पीपल के द्वारा चूज़ किया जाता है वोटिंग में। जैसे वो चुनाव होता है ना, जब चुनाव में लोग क्या करते हैं, वोटिंग देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुना गया हो, उसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। जैसे सीएम, पीएम, एमएलए, प्रधान, ये सब क्या हो गए, लेजिस्लेचर में आएंगे। यानी कि ऐसे गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो क्या है, लेजिस्लेचर में है, यानी कि लेक्स द्वारा चुने गए हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये इनसे छोटे होते हैं, यानी कि मतलब स्मॉल ग्रुप पीपल होते हैं जो लॉ वगैरह को या कानून वगैरह को चलाते हैं, यानी कि जैसे पुलिस वगैरह हो गए। ठीक है। आईएएस, पीसीएस, ये सब क्या है, डीएम वगैरह क्या है, एग्जीक्यूटिव है, यानी कि उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जब लेजिस्लेचर, यानी कि जब नेता वगैरह कोई ऑर्डर देते हैं कि इस राज्य में इस नियम को फॉलो करवाया जाए, तो ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डीएम होते हैं, आईएएस, पीसीएस जो ऑफिसर हो गए हैं, ठीक है, एसपी, एसआई जो होते हैं, जितने भी तरह के पुलिस होते हैं ना, कानून होता है, वो उनके ऑर्डर को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब चलाते हैं। तो वही लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको चलाते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। तो इनका जॉब परमानेंट होता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर होते हैं वो 5 साल के होते हैं बस। ठीक है। 5 साल के बाद और हो सकते हैं बदल जाए, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड होते हैं। ये आईएएस, पीसीएस ये पढ़ के वहाँ जाता है, किसी वोटिंग से नहीं जाते हैं। तीसरा आता है हमारा क्या, जुडिशरी, यानी कि लॉ वगैरह, जो कानून, जो कोर्ट वगैरह नहीं होता है उसे कहते हैं जुडिशरी। तो इनका भी काम क्या है, लॉ वगैरह को क्रिएट करके लोगों के बीच में रखना और उसको मेंटेन करवाना। क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, जो कोर्ट वगैरह हो गए, नहीं होता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कौन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और यहाँ पे जज साहब बैठते हैं, वकील बैठते हैं, और कोई झगड़ा वगैरह होता है तो उसको फरियाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं जुडिशरी। तो देखो लिखा है क्या लिखा है, जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ द बुक, यानी कि सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री, यानी कंट्री में जितने कोर्ट्स हैं, जितने भी वकील वगैरह हैं, जज वगैरह हैं, वो किस में आते हैं, जुडिशरी में आते हैं। तो इस तरीके से 3 क्या है, फॉर्म ऑफ ऑर्गन से किसका, गवर्नमेंट था। पहला लेजिस्लेचर, जो सीएम पीएम हो गए, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा आता है हमारा कौन सा, एग्जीक्यूटिव, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसपी, जिन्हें पुलिस वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं और उसको गवर्नमेंट को चलाते हैं। तीसरा आता है हमारा जुडिशरी, यानी कि कोर्ट वगैरह, जो जज वगैरह हो गए हैं। ठीक है। 3 ऑर्गन्स होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इन तीनों ऑर्गन के पास अलग अलग पावर होती हैं, मतलब कि अलग लेवल पे पावर होती हैं। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, लेजिस्लेचर के पास, यानी कि पीएम के पास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव के पास, फिर उसके बाद होता है जुडिशरी के पास। इस तरीके से तीनों के पास अलग अलग पावर होती है, तीनों अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है लोगों के लिए। ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, या लोगों को क्या बोलते हैं, सही तरीके से रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये अगर मान लो गलत का अपने पावर का मिसयूज़ करती हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो कहाँ गया, गायब हो गया, छोड़ो, जाने दो। मतलब कह रहा है कि अगर ये पावर का अपना, देखो यहाँ पर लिखा है, और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, अगर कोई भी इसमें से अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो जो बाकी 2 बचती हैं ना ऑर्गन्स, वो उनके खिलाफ क्या कर सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं और उनको पनिश भी कर सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई डीएम वगैरह है या कोई आईएएस पीसीएस है जो अपने पावर का गलत उपयोग करके पैसे ऐंठ रहा है या करप्शन फैला रहा है, तो अगर पता चलता है किसी पीएम को या किसी नेता वगैरह को या जुडिशरी को पता चलता है, तो उनके खिलाफ क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा और उस आईएएस पीसीएस को जेल में बंद भी कर सकता है, उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा उस पोस्ट से। तो ये 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो पूरे क्या करते हैं, बैलेंस को, पावर को बैलेंस करते हैं। लिखा है ना, ईच ऑर्गन्स एक्ट एज चेक ऑर्गन्स ऑफ अदर गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, यानी कि तीनों के बीच में जो पावर होता है, बटा होता है, और वो मेंटेन करके रखते हैं पूरे पावर को। चौथा हमारा पॉइंट आता है, या चौथा टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स। मैंने बताया था ना कि 300 लोग थे जो अपने राइट्स को लिख रहे थे, कब, 1946 में, जब संविधान को लिखा जा रहा था। ठीक है। तो उसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इस पैराग्राफ को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा जितने भी लोग रहते हैं भारत में, उन सबके पास राइट्स है, मतलब अलग अलग तरह के राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रेमेडीज़ है, मतलब अलग तरह के राइट्स दिए गए हैं सारे लोगों को इक्वली, बराबर से। तो ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स उन्हें कहा गया है। कह रहा है क्या, फंडामेंटल राइट्स। अगर पूछता है कि कम से कम 2-3 फंडामेंटल राइट्स के नाम बताइए,
तो फंडामेंटल राइट्स से मतलब यही जो लोगों को दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल है, दूसरा क्या है राइट टू एजुकेशन, दूसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब क्या है कई सारे राइट्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो कह रहा है इसको क्यों बनाया गया है, मतलब इसको बनाने का रीज़न क्या है। रीज़न ये देखिए, रीज़न कहता है कि अगर लोगों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, ठीक है, लोगों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, अगर वो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कर रहा है, मान ले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग जाने हैं कि सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है, यही ना हम पढ़े हैं। फिर इसके बाद ये तो हम जान गए कि हमारा राइट्स है, सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर कोई ये कह रहा है कि तुम नीच हो, ठीक है, और मैं अपर कास्ट का हूँ, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, और आपके साथ वो क्या कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, यानी कि मतलब भेदभाव कर रहा है और आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, और उसको पनिश भी किया जा सकता है इसके कारण, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार है, इक्वालिटी मतलब राइट्स मतलब अधिकार है कि हम लोग क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, कोई हमें बांट नहीं सकता किसी भी मुद्दे पे, क्योंकि हमारा संविधान ये कहा गया है कि हम लोग सारे लोग इक्वल हैं। तो ये कहना चाह रहा है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। जो भी फंडामेंटल राइट्स है ना, जितने भी दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा काम किसके लिए आते हैं, गरीब लोगों के लिए या लोअर कास्ट के लिए, या ऐसे धर्म जो मतलब मिनॉरिटी में यानी कम लोग हैं, तो उनके लिए ये जो अधिकार है उनके लिए ज़्यादा काम आता है। तो सबसे कह रहा है कि जितने भी कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी यानी कि जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ लोग होता है, ग्रुप ऑफ लोग यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ठीक है, हिंदू, तो क्या है कम्युनिटीज़ है। कह रहा है जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि ऐसे कम्युनिटी, ऐसे ग्रुप जहाँ पर कम लोग पाए जाते हैं, उनके पास जो राइट्स जो अधिकार हैं उनका ज़्यादा अच्छे से वो यूज़ कर पाते हैं। इनको बनाया गया था किसके द्वारा, जब देखा जाए तो मिनॉरिटी लोगों के द्वारा, मतलब मिनॉरिटी लोगों के लिए ही बनाया गया था। भाई जो अमीर लोग हैं उनको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग के पास ये नहीं है, ठीक है, वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, तो कम से कम जो आसपास की जगह है, जो मंदिर है, वहाँ तो घूम सकते हैं ना, इसीलिए उनको राइट्स दिए गए हैं गरीब लोगों के लिए, कम से कम छोटी छोटी चीज़ें वो कर पाएँ। तो राइट्स कौन दिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को जोड़ती हैं और लोगों के बीच में दरार नहीं डालती हैं, लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं होते हैं, डिस्प्यूट यानी कि लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते हैं। जब सब लोग एक दूसरे को बराबर समझेंगे कि वो हमारे वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, और जो हमारा कंट्री है वो शांतिफुल रहेगा, यानी कि पीसफुल रहेगा, शांति से हमारा देश विकास करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो किसने दिया है राइट टू इक्वालिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गरीब लोगों के लिए, ठीक है। जैसे देखते हैं कौन कौन राइट्स हैं, 6 राइट्स यहाँ दिए गए हैं, 6 राइट्स को आपको समझना है और एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना है, बस आपको समझना है, बस सुनते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहिए। सबसे पहला राइट्स आता है राइट टू इक्वालिटी। हमने अभी देखा कि सारे जो पर्सन है भारत में क्या है, इक्वल है, तो वही यहाँ भी लिखा है कि ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि इस लॉ के आने के बाद जितने भी पीपल हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्स के हो, सेक्स यानी कि उनका जेंडर जो मेल हो, फीमेल हो, क्या हो, जो भी हो, या जिस भी कास्ट के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो धर्म है उनका, जो भी धर्म है, जो भी की चीज़ है, वो सारी चीज़ क्या है, बराबर है, उसी को हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आएगा, तो कि राइट टू इक्वालिटी आएगा तो आपको क्या लिखेंगे ऑल पर्सनस आर इक्वल इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी राइट्स, ठीक है। इस राइट से यानी कि इस अधिकार से सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हों, ठीक है। वो किसी भी होटल में जा सकते हैं, किसी भी प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, किसी भी दुकान में शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे कितना भी गरीब लोग हों, क्योंकि क्या है, उनके पास अधिकार है राइट टू इक्वालिटी का। तो ये है पहला, बस इसको आप समझ लिए हैं, अगर नहीं समझे तो फिर बैकवर्ड करके लिख सकते हैं। समझना क्या कुछ नहीं है, बस आपको यही चीज़ बार बार लिखना है। क्या लिखना है कि वो सारे लोग इक्वल हैं, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, जेंडर, चाहे बर्थ ऑफ प्लेस, जिस जगह भी वो पैदा हुए हैं वो मैटर नहीं करता, वो क्या है, सारे लोग इक्वल हैं, सारे लोग बराबर हैं। दूसरा हमारा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि सबके पास आज़ादी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ का है कि दिस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो इसको आप लोग बस आपको जानना है कि इसका मतलब क्या है, आप बना के लिख देंगे, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम मतलब कि हमको आज़ादी मिली है, क्या आज़ादी मिली है, दिस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो बता सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन यानी कि आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई ग्रुप बना सकते हैं।
द राइट टू मूव फ्रीली, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में किसी भी पार्ट में जाना है तो कोई रोकेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको क्या है, राइट टू फ्रीडम, आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी कंट्री में किसी भी जगह पे जा सकते हैं घूमने के लिए। और क्या है, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी आप ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप धंधा कर सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट टू फ्रीडम है। बस इसी को एग्जाम में लिखना है पॉइंट वाइज। तीसरा हमारा अधिकार आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर एज। देखो, एक्सप्लॉयट करने का मतलब है कि मतलब उनको प्रताड़ित करना, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर 14 साल के अंडर का एज का बच्चा है, जैसे मान लेते हैं एक बच्चा, एक चिल्ड्रेन है, एक चाइल्ड है जिसका एज 13 साल है, अगर उससे आप काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं, यानी कि काम करवाते हैं, तो आपको पनिश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि राइट टू पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन गलत बात है, यानी कि 14 साल के अंदर का एज का बच्चा से आप काम करवाते हैं तो आपको पनिश किया जा सकता है और आपको लाख रुपये फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी काम करवाइएगा तो 14 साल के ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसका एज 14 से प्लस होना चाहिए, तभी आप उससे काम करवा सकते हैं। अगर उससे नीचे एज है, आप उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो आपको पनिश हो सकता है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती करवाएंगे तभी पनिश किया जाएगा, अगर उसका मन है करने का तब नहीं, ठीक है। या किसी भी लेबर को आप फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ तुम 6 घंटा और काम करो। जैसे मान लो आपके घर कोई लेबर आया है 2-3 घंटा काम करने के लिए, आप उससे ये नहीं कर सकते हैं कि 2 घंटा तुम और काम करो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और करेंगे, अगर वो कंप्लेन कर दिया तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चौथा हमारा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हम किसी भी धर्म को फ्री होके फॉलो कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हिंदू को फॉलो करें, हम चाहें तो मुस्लिम को फॉलो करें, हम चाहें तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें, हम चाहें तो सिख को फॉलो करें, किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम कोई नहीं रोकेगा। और कोई रोकता है तो आप फिर भी जाकर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर केस फाइल होगा। तो वही लिखा है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिसाइज प्रोफेशन एंड प्रोग्रेट द रिलीजन एंड देयर चॉइस, यानी कि वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। पाँचवा हमारा अधिकार आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारे पास एक पूरा अधिकार है कि हम जिस तरह के धर्म को चाहे फॉलो कर सकते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहें उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाई करना चाहें वो हम पढ़ सकते हैं, मतलब कि हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। छठवां और आखिरी अधिकार है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ या रेमेडाइज, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, REMEDIES। ये क्या कहता है, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ़ द बिलीव दैट एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वोटर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी सिटीजन है, ठीक है, वो कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। जैसे मान लेते हैं किसी कोई इंसान है, उसके पास मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ है, उसके पास कोई उसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, बस वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 6 राइट्स थे, इसको जानना आप लोग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि विच फंडामेंटल राइट्स द फॉलोइंग्स वायलेट, यानी कौन से ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो ये सर मना करता है। जैसे कि 13 साल के बच्चे से काम नहीं करवा सकते आप, कौन सा राइट्स है, तीसरा राइट्स है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे ये है पॉलिटिकल इन वन स्टेट डिसाइड नॉट अलाउ लेबर फ्रॉम द स्टेट, ये कौन सा है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, उसी कोई राइट्स होगा। तो आपको एग्जाम में खोज के लिखना है, जो भी राइट्स दिए गए हैं तो एक यहाँ पर दिया गया है, बाकी ये और ये तीनों जो हैं राइट्स आपको एग्जाम में यानी नेट से खोज के लिखना है, तो जैसे सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसका नाम भी आप इसके सामने लिख लीजिएगा 1 वर्ड से, ठीक है। 5वां टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक आता है सेकुलरिज्म। ये क्या होता है देखते हैं, ये भी मस्त पार्ट है। देखो भारत का सबसे जो अच्छा पार्ट है ना, मतलब भारत का सबसे बढ़िया पार्ट है वो यही है, क्या है, सेकुलरिज्म। और एग्ज़ाम में हमेशा आता है। क्यों आता है, देखो आप जिस भी धर्म में से फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कोई मतलब नहीं है। भारत का ये मुद्दा है कि आप अगर भारत में रह रहे हो तो आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हम जो वोटिंग करेंगे, जो हम चुनाव करेंगे, किसी एक धर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। सारे धर्म क्या है, बराबर हैं। तो वही इसी का मतलब होता है सेकुलरिज्म, यानी कि एक ऐसा राज्य या एक ऐसा कंट्री जहाँ पे किसी भी धर्म को क्या बोलते हैं उसको सेकुलर ना बनाया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हिंदू, जैसे मान कहते हैं लोग कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो धर्म बसते हैं, जहाँ मुस्लिम वगैरह बसते हैं, उनको साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उनको भी क्या होता है, बढ़ावा देते हैं लोग। इस तरीके से हमारा भारत क्या है, सेकुलरिज्म में आता है। तो वही कह रहा है, अ सेकुलर स्टेट इन विच
इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजियन। साफ साफ लिखा है, डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। किसी एक धर्म को ये प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करता कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदूवादी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करता है भारत, ठीक है। जो लोग कहते हैं उनको पनिश भी किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म क्या है, इक्वल हैं किसी एक स्टेट में। देखो वही लिखा है कि हम आने वाले चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड मोर अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर, मैंने आने वाले जो चैप्टर है इसी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बढ़िया टॉपिक है और सबसे बढ़िया मुद्दा भी है। क्यों मुद्दा है भाई, आप भी चाहते हैं कि सारे लोग क्या हों, डेवलपमेंट करें, जो गरीब लोग हो उनका विकास हो। तो वही कहता है सेकुलरिज्म कि सारे जो लोग हैं वो सारे जो धर्म को फॉलो करते हैं वो सारे धर्म क्या हैं, बराबर में, और लोग भी क्या हैं, इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो पूरा जिम्मेदार बनता है। अगर कोई ऐसा करता है कि कोई कहता है कि नहीं हम जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये गलत है जरा सा, ठीक है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि संविधान क्या कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर है, उनको में कोई भेदभाव नहीं है। तो गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो इसको क्या करे, प्रमोट करे कि सारे धर्म क्या है, इक्वल हैं, कोई इसमें से खास धर्म नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस धर्म को ज़्यादा बेहतरीन या ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ कहाँ पर है, नेपाल में भी बताया गया है। कह रहा है कहा गया, वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इज इंडीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम डेमोक्रेसी। हमने देखा था कि कैसे नेपाल में जब 2005 में क्या हुआ था, 2005 में ही ना, 2005 या 2006 में जब उसको आज़ादी मिली थी, यानी कि जब उसका कंट्री डेमोक्रेटिक हुआ था, कैसे संविधान को लिखा गया था, फिर संविधान को रिक्रिएट किया गया था, मतलब कि दोबारा लिखा गया था। क्यों दोबारा लिखा गया था, क्योंकि जो पुराना संविधान था वो लोगों के हित में नहीं था, यानी कि लोगों के लिए नहीं था, लोगों के कुछ लोग के हित में था, कुछ लोग के हित में नहीं था, इसलिए उसको दोबारा लिखा गया था। तो ऐसे ही भारत में भी है, अगर भारत में कुछ ऐसा निकलता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होता है, तो उस संविधान को या उसको हटा दिया जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक कह रहा है कि हमने जितना भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो सारा चीज़ अभी बहुत बड़ा है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। आपके जो चैप्टर में है उतना आपको समझना है और ना पढ़ना है। आने वाले चैप्टर्स में हम और संविधान के बारे में जानेंगे और इसको अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का जो चैप्टर था बस इतना ही था, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है, एक्सरसाइज आ जाएगा, ख़त्म हो गया है, बस इतना ही था, ठीक है। तो ये था सेकुलरिज्म और ये था चैप्टर 1 किसका, सिविक्स का, क्लास 8 का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।